हेलो बच्चों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम नए वीडियो को लेकर के आ चुके हैं, जिसमें हम लोगों को आज पढ़ना है नंद वंश के बारे में। जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ा था। शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था वो नंदीवर्धन, और उसको मार करके मतलब अंतिम राजा था। ऐसे तो नागदशक जितने भी राजा थे, सारे राजाओं के बारे में हमने पढ़ा था। और जो शिशुनाग वंश के बाद जो मगध पे नए वंश का उदय हुआ था, वो वंश जो था उसका नाम है नंद वंश। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंद वंश के विस्तारित चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं नंद वंश के बारे में। देखिए, नंद वंश के बारे में शुरू करने से पहले जो नंद वंश की स्थापना हुई वो शिशुनाग वंश के विनाश के बाद। तो नंद वंश के जो संस्थापक थे, नंद वंश के जो संस्थापक थे वो महापद्म नंद है। नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्म नंद। महापद्म नंद, पुराणों में महापद्म नंद को शूद्र कहा गया था। पुराणों में महापद्म नंद को शूद्र कहा गया था। और आप इससे याद रख सकते हैं, पुराणों के अनुसार महापद्म नंद क्या थे? शूद्र थे। महापद्म नंद क्या थे? शूद्र थे। और महापद्म नंद जो थे एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, लेकिन उसको पुराणों में शूद्र कहा गया है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? महापद्म नंद के बारे में। महापद्म नंद के बारे में पढ़ते हैं कि महापद्म नंद इसने सर्व छत्रांक यानी कि कह सकते हैं सर्व छत्रांतक, यानी कि क्षत्रियों का विनाश करने वाला। तो सर्व छत्रांतक यानी कि क्षत्रियों का विनाश करने वाला, तथा भार्गव यानी कि दूसरे परशुराम का अवतार। ये दो जो है, ये दो क्या थे? तो उपाधि था। यानी कि महापद्म नंद ने दो उपाधि धारण किए थे, सर्व छत्रांतक और भार्गव। यानी कि सर्व छत्रांकत का अर्थ होता है क्षत्रियों का विनाश करने वाला, और भार्गव का अर्थ होता है दूसरे परशुराम की अवतार। ठीक है, यह उपाधि इन्होंने धारण किया था। और इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया था। इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया था, और इन्होंने एकाराट की उपाधि धारण किया था। एकाराट की उपाधि धारण किया था, क्योंकि बहुत बड़े इन्होंने क्या किया था? साम्राज्य का स्थापना किया था, और इन्होंने एकाराट की क्या किया था? उपाधि धारण किया था। ठीक है, महापद्म नंद के 8 पुत्र थे। इसके कितने बेटे थे? 8 पुत्र थे। और जिसमें से जो घनानंद था वो इसका अंतिम मतलब इसका घनानंद जो था इसका पुत्र था, जो कि नंद वंश के अंतिम राजा थे। नंद वंश के अंतिम राजा थे। और घनानंद को अग्रसेन घनानंद को अग्रसेन यानी कि बड़ी सेना का स्वामी कहा जाता था। यानी कि जब मगध में घनानंद का शासन हुआ तो उन्होंने बहुत बड़ी सेना का क्या किया था? स्थापना किया था। यानी कि केंद्र तक जो है वो शासन करते थे। बहुत विशाल सेना था, और विशाल सेना रहने के कारण इसे अग्रसेन कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद जब इनके पिताजी के बाद मगध का अगला राजा कौन बनता है? घनानंद बनता है। मगध का अगला राजा कौन बनता है? घनानंद बनता है। और घनानंद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, यह सिकंदर के समकालीन था। जो घनानंद जो मगध का अगला राजा यानी कि जो नंद वंश के अगला राजा बनते हैं, वो सिकंदर के समकालीन थे। यानी कि सिकंदर के समय के राजा थे। समकालीन मतलब होता है समय का, और सिकंदर के समकालीन राजा थे। और इन्हीं के समय यानी कि घनानंद के समय 326 ईसा पूर्व 326 ईसा पूर्व सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है। सिकंदर भारत पे आक्रमण करने के लिए आता है, लेकिन आक्रमण करने के लिए तो वो आता है, लेकिन आक्रमण करता नहीं है। क्योंकि उस समय, जिस समय सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है, उस समय ब्यास नदी जो है ना अपने रौद्र रूप पे था। क्योंकि ब्यास नदी में अत्यधिक पानी होने के कारण सिकंदर की सेना भारत आक्रमण करने से हिचकिचा रही थी। मतलब पार नहीं कर पाया नदी, जिस कारण से भारत को आक्रमण नहीं कर पाए थे। ठीक है, सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करने के लिए आए थे, सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था, तो इनके साथ एक सेनापति आए थे जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर
इसका सेनापति होता है और इनके साथ भारत पे यह भी आक्रमण करने के लिए आता है, लेकिन आक्रमण नहीं करने के दौरान सिकंदर वापस चले जाता है। सिकंदर वापस चले जाता है और जब वो वापस जाता है तो 323 ईसा पूर्व 323 ईसा पूर्व जो होता है सिकंदर का मृत्यु हो जाता है। 323 ईसा पूर्व क्या होता है, सिकंदर का मृत्यु हो जाता है। और सिकंदर का जो मृत्यु होता है यानी कि मैसेडोनिया वो वापस जाता है और इनका मृत्यु हो जाता है। इसका एक बहुत ही प्रिय घोड़ा था, सिकंदर का एक जो घोड़ा वो साथ में रखते तो बहुत प्रिय घोड़ा था। उस घोड़ा का नाम था बुके फराल और उन घोड़ा को और इसको दोनों को जो होता है ना बेबीलोन में दफनाया गया था। तो सिकंदर का मकबरा कहाँ है, बेबीलोन में। ये अलग सी बात थी जब सिकंदर आक्रमण करने आया, हमने इसे इसीलिए बता दिया कि इसके बाद वापस सेल्यूकस निकेटर जो होता है मगध पर जो होता है शासन मतलब आक्रमण करने के लिए आता है। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर आने दीजिए, इधर तो अभी देखते हैं। ठीक है, यूनानी लेखक जो है वो घनानंद को अग्रमीज कहा था, यानी कि वो बहुत ही गुस्सेदार राजा थे, गुस्सेदार थे, अग्र मिजाज के थे। ठीक है, इसीलिए उसे यूनानी लेखक जो था अग्रमीज कहा था। और इन्हीं के दरबार में जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए ब्यास नदी के उस पार खड़ा था तो चाणक्य जो थे वो शिक्षक थे और चाणक्य जो है ना धनानंद के दरबार में आता है उन्हें वार्न करने के लिए, मतलब उन्हें बताने के लिए कि जो सिकंदर है यानी कि जो बाहरी आक्रमण है वो हमारे सीमा पे आकर के खड़ा है और वो आक्रमण करने वाला, आप जो है कुछ करिए। धनानंद नशे में चूर राजा था क्योंकि उसे बहुत बड़ा सेना था, उसको सेना का घमंड था और उन्होंने क्या किया, चाणक्य को अपमानित कर दिया और चाणक्य को धक्के मार करके क्या किया, अपने जो राज थे यानी कि जो उसका जो बैठक था वहां से वो निकालने का कोशिश किया, जिस कारण से क्या हुआ था, चाणक्य अपमानित हुआ था। और चाणक्य अपमानित हुए तो एक ब्राह्मण थे, उनका शिखा जो होता है खुल जाता है, मतलब टिक्की जो होता है उसको शिखा बोलते हैं, वो खुल जाता है। ठीक है, और खुल जाने के बाद चाणक्य जो होता है संकल्प लेते हैं कि धनानंद तेरे में शासन को इस वंश को मैं एक दिन समाप्त कर दूंगा। और वापस जब होता है कि चाणक्य अपने कुटिया की ओर जाते हैं तो रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिलते हैं, वो अलग कहानी है। लेकिन धनानंद जो अपमानित हुआ था तो दरबार में चाणक्य आया था और उन्हें धनानंद ने अपमानित कर दिया था। चाणक्य ने वही अपमानित के बदला आगे चल के कालांतर में अपमानित का बदला जो होता है क्या करता है, अपमानित का बदला जो होता है चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर देता है। और धनानंद की हत्या करने के बाद मगध पे एक नए राजवंश का उदय होता है और उस राजवंश का क्या नाम रहता है, मौर्य वंश। उस राजवंश क्या नाम होता है, मौर्य वंश। अब ये कहानी जब यहाँ छोड़े थे, यहाँ देखिए जब इधर धनानंद की हत्या हो जाती है मौर्य वंश की उदय हो जाता है और मौर्य वंश के जो राजा होते हैं वो कौन होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। वो कौन होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। और तब इधर से जो होता है सेल्यूकस निकेटर भारत पे आक्रमण करने के लिए पुनः आता है क्योंकि उसको लगता है कि बकलोल राजा धनानंद की शासन होगी, लेकिन यहाँ पे शासन उल्टा हो जाता है क्योंकि धनानंद के जगह पे चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये काफी योग्य और समझदार शासक थे। और जब सेल्यूकस निकेटर भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है तो इसका सामना धनानंद से ना होकर के चंद्रगुप्त मौर्य से होती है और चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, इसे युद्ध में हरा देता है। और युद्ध में हरा देने के कारण इसका एक बेटी होती है हेलना, इसका एक बेटी होती है हेलना और हेलना से विवाह किसका हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हो जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हो जाता है और सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत होते हैं मेगाथनीज, वो मेगाथनीज जो होता है मौर्य वंश यानी कि मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हैं और उन्होंने एक पुस्तक लिखता है, उस पुस्तक का नाम क्या, इंडिका। तो ये तो एक संक्षिप्त कहानी थी और अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, मौर्य वंश के बारे में। तो तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।